आज हम शुरू करेंगे अकबर के काल का समाज। हेडिंग देखो क्या है इसकी, अकबर कालीन समाज, ठीक, साहित्य, संस्कृति और अकबर के नौ। आज हम देखेंगे कि 1556 से लेकर 1605 ये किसका टाइम पीरियड है। तो ये मुगल बादशाह अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है। कब बैठा, कब तक बैठा? 1605 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इस दौरान यानी इस दौरान मुगल काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ का साहित्यिक स्रोत कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, और अकबर के काल में नौ रत्नों की क्या पोजीशन थी। समझे? एक एक करके चीज़ें शुरू करते हैं और इस टॉपिक को आज ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, शुरू करें? चलो, तो पहले देखो अकबर के काल का समाज। तो चाहे प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे पूर्व मध्यकाल हो, या कोई भी काल हो, भारत में कितने प्रकार के समाज कितने भागों में विभाजित है? चार। कौन कौन से? तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी ये हायरार्की है समाज की। सबसे ऊपर ब्राह्मण, यानी समाज में सबसे सर्वाधिक उच्च स्थान किसको है? ब्राह्मणों को। इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, और ये कौन है? शूद्र। क्या मेरी यहां बात तक समझ में आई? तो ब्राह्मणों का काम क्या है? प्राचीन भारत से क्या काम आ रहा है ब्राह्मणों को? तो पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, यानी 6 काम ब्राह्मणों के। क्षत्रिय के काम लड़ाई करना, लड़ना, लड़ाना, मरना, मारना। वैश्य का काम व्यापार करना, यानी समाज को व्यापारिक आर्थिक दृष्टि से कौन संपन्न करेगा? अकबर काल के वैश्य। और शूद्रों का काम इन तीनों की सेवा करना। ये व्यवस्था वैदिक सभ्यता के काल से ही चली आ रही है। यानी कौन सा सूक्त? तो पुरुष सूक्त। याद आया? पुरुष सूक्त, यानी ऋग्वेद का 10वां मंडल ये हमें जानकारी दे रहा है और कह रहा है कि समाज 4 भागों में विभाजित। तो सिंपल सी बात, अकबर के काल में भी यही व्यवस्था चली आएगी। लेकिन इन 4 लोगों के अलावा अकबर के काल में 2 अन्य नए वर्गों का उदय हुआ। यानी अब सामाजिक क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इसके अलावा 2 और लोग आ गए। कौन कौन? तो ये पूछा जाएगा। एक है गिलदार और दूसरे हैं बेलदार। ये सामाजिक व्यवस्था के पद सोपान में 2 नए वर्गों का उदय हमें अकबर के काल में दिखाई दिया। जिसका काम क्या है? गिलदार क्या है? ये चूना नहीं लगाते दीवार में, तो चूने वाला काम, चुनाई वाला काम, हाँ, दीवार को रंगने वाला काम, यानी चूने से संबंधित कोई काम होगा तो उसको करने वाला कौन है? गिलदार। दूसरे कौन है? ये है ईंट बनाने वाले। इन 2 नए वर्गों का उदय अकबर के काल में दिखाई दिया। मेरी बात समझे? आ गई? जब ये काम करेंगे तो इनको वेतन मिलेगा, और वेतन का क्रम था इनको दिहाड़ी, यानी डेली काम करेंगे और डेली कमाएंगे। जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन इनको वेतन नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आए? तो 4 वर्गों के अलावा 2 नए वर्ग तुम्हें कहां दिखाई देंगे? पूछा जाएगा बेलदार किस समय ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में आ गए? अकबर के काल में। क्यों आए? दिमाग लगाओ। ये कैसे लोग हैं? अकबर को मजदूरों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि तुम देखना पूरे मुगल काल को पढ़ने के बाद जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे ना,
तो अकबर ने कई सारे किलों का निर्माण कराया। और किले बनेंगे कैसे? तो चूने से और ईंटों से। और इसको बनाएगा कौन? तो गिलदार और बेलदार। कौन कौन? अकबर के किले ने, मतलब सॉरी, अकबर ने कौन कौन से किले बनाए? तो पहला आगरा का किला। इसको बनाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, मजदूर लगेंगे। तो मजदूर कौन से? गिलदार और बेलदार। फिर इसने लाहौर का किला बनवाया। फिर इसने ग्वालियर का किला बनवाया। फिर इसने अटक का किला बनाया। फिर इसने इलाहाबाद का किला बनवाया। और आखिरी में इसने दिल्ली का किला बनवाया। कितने किले बनवा रहा है अकबर अपने शासनकाल के 50 वर्षों में? लगभग 50 वर्ष है ना, 1556 से 1605। ये कितना टाइम है? 49 वर्ष। अपने 49 वर्षों के कार्यकाल में अकबर ने 6 किलों का निर्माण। इस वजह से गिलदार और बेलदार ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गए। मेरी बात समझे? ये याद रखना, ये लिस्ट कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। लाहौर का किला किसने बनवाया? ग्वालियर का किला, अटक का किला, दिल्ली का किला, इलाहाबाद का किला। ये 6 किले किसने बनवा दिए? ठीक। तो ये तो हो गई हिंदू समाज की सामाजिक स्थिति। अभी तो हिंदू की बात कर रहे हैं ना। ब्राह्मण कौन है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हिंदू में विभाजन है ना। ठीक। और गिलदार कौन हो गए? हिंदू। और ये बेलदार कौन हो गए? तो जिस प्रकार से हिंदू समाज वर्गीकृत हुआ है, हुमायूं ने इस्लाम में भी मुस्लिम समाज को वर्गीकृत कर दिया। यानी मुस्लिम समाज का वर्गीकरण देखो कैसे हुआ। इसको बांटा किसने? अकबर ने नहीं। इसको किसने किया? इसके पापा हुमायूं। अकबर के पापा का नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं इस मुस्लिम समाज को वर्गीकृत कर गया और कहा कि मुस्लिम समाज भी 3 भागों में विभाजित था। समझना कौन से? एक है अहल ए सादात। पहला वर्ग कौन सा? अहल ए सादात। सब समझाएंगे क्या है। दूसरा वर्ग है अहल ए मुराद। और तीसरा वर्ग है अहल ए दौलत। कितने वर्ग हैं मुस्लिमों में? यह क्वेश्चन कठिन क्वेश्चनों में आएगा, अगर आया तो, कि मुस्लिम समाज का वर्गीकरण कितने भागों में हुमायूं ने किया। तो कितने भागों में? 3। पहला कौन सा है? कोई पहला दूसरा नहीं है, ये 3 सीक्वेंस याद रखना। पहला, दूसरा, तीसरा। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इसमें से कौन? अहले सादात में कौन से मुस्लिम? तो तुम देखना, जैसे ब्राह्मणों में पंडित होते हैं, वैसे इस्लाम में जो नमाज पढ़ाते हैं मौलवी। तो मौलवी, सद्र, काजी और इंटेलेक्चुअल लोग। कौन कौन? जो भी पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं, उनको किस श्रेणी में रखा गया है? मुस्लिम, लेकिन कौन से हैं? अहले, जैसे मौलवी, सद्र, काजी, इंटेलेक्चुअल और उलेमास। ये किस श्रेणी में आ गए? यानी जो कुरान से, कुरान की आयतों से अपने आप को जोड़ के रख रहे हैं, जिनका काम, जैसे हम लोग में गीता, महाभारत, रामायण पढ़ते हैं, वैसे इनमें कुरान पढ़ेंगे। तो कुरान पढ़ने वाले लोग अहले सादात। अहले मुराद कौन है? तो चाहे वो डांसर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, या चाहे वो क्या बोलते हैं जो तबला वला बजाते हैं, सिंगर। हाँ हाँ हाँ, वो वादक। तो अहले मुराद में कौन? नाचने वाले,
गाना गाने वाले और सॉरी मतलब गिटार विटार बजाने वाले क्या बोलते हैं, हाँ म्यूजिशियन, और तीसरे सिंगर। ये कौन है तीनों? अहले मुराद। बचा कौन? अहले दौलत वे मुस्लिम जो राजघराने से संबंधित हैं, अकबर के घर के आसपास, अकबर के परिवार के लोग। और दूसरा जो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में प्रशासनिक पद को धारण किए हैं। ये था मुस्लिम विभाजन, मुस्लिम समाज का वर्गीकरण। याद रखोगे? पहला अहले सादात, दूसरा अहले मुराद, तीसरा अहले दौलत। अहले सादात में ऐसे लोग जो कुरान से संबंधित हैं, ऐसे याद रख लो। तो कुरान से संबंध कौन रखेगा? मौलवी, सद्र, काजी, उलेमा और प्रबुद्धजीवी वर्ग। अहले मुराद में डांसर, म्यूजिशियन और सिंगर। अहले दौलत में ऐसे लोग जो अकबर के घर से संबंधित हैं, सगे संबंधी हैं और जिन्होंने मनसबदारी व्यवस्था में प्रशासनिक पद धारण किया। समझ गए? पक्का? ये था अकबर के काल का समाज, जिसमें हिंदू धर्म को हमने अलग बांटा और मुस्लिम समाज को अलग बांट दिया। हाँ 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 बताओ। जाति व्यवस्था क्या आज तक खत्म हुई है? हाँ देखो, वर्ण व्यवस्था जब लागू हुई ना तो उसका आधार बहुत अच्छा था। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। जब ऋग वैदिक काल में इस व्यवस्था का विभाजन किया गया तब हमने क्या कहा? दैट इज कॉल्ड वर्ना सिस्टम। इसमें क्या बता रहे हैं कि 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये कभी भी जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं होंगे, ये कभी भी जन्म के आधार पर क्षत्रिय नहीं होंगे, ये कभी भी वैश्य जो है जन्म के आधार पर नहीं होंगे, शूद्र जन्म के आधार पर। जिस व्यक्ति को पढ़ना लिखना आ गया, जो व्यक्ति ऋग्वेद पढ़ने लगा, जो व्यक्ति वेदों का संकलन करने लगा, उसका अध्ययन करने लगा, वो चाहे क्षत्रिय के घर में पैदा हो, चाहे वैश्य के घर में पैदा हो या शूद्र के घर में, वो क्या हो जाएगा अपने आप। ये व्यवस्था खराब थी? बहुत अच्छी थी। ये व्यवस्था आज तक लागू रहती तो जैसा जिसका कर्म वैसा उसका वर्ण, ये चीज अच्छी थी ना। जैसे ही ये चीजें चलती रहीं, इससे क्या होगा? सबसे ऊंचे वर्ग पे कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ऊंचे ऊंचाई पर रहने की आदत हो गई। जिसको लगातार आप ऊंचे दर्जे का मान के चल रहे हैं, अचानक से क्या इसका दर्जा तुम कम कर दोगे? जैसे ही कम करने का प्रयास किया, ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया। ब्राह्मण यहां से मजबूत होता है, कभी विरोध नहीं करेगा, वो अंदर से जड़ काट देगा। देखो कैसे काटी। यार कहीं गलत तो नहीं बोल देंगे ब्राह्मणों के लिए? खैर हम ही ब्राह्मण हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कैसा आधार है? बाई कर्म, यानी बाई वर्क। जिसका जैसा काम वैसा वो व्यक्ति। अगर शूद्र के घर में पैदा हुए हो और फिर भी तुम पढ़ने लिखने में अच्छे हो या तुम्हें वेदों का ज्ञान है, तो तुम शूद्र नहीं बल्कि क्या कहलाओगे? आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं लेकिन आपने वेद कभी नहीं पढ़े, आप गलत संगत में हैं, आप बदतमीज हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? यानी ये था सामाजिक ऊपर नीचे आना। ठीक है? क्या ये व्यवस्था अच्छी है? तो जैसा जिसका कर्म वैसा उसका पद। तो आदमी कैसे कर्म करेगा? अच्छे कर्म करेगा और अपने पद को ऊंचा करने का प्रयास करता रहेगा। ये तब तक चलता रहा जब तक चीजें ठीक रहीं, यानी ऋग वैदिक काल। कब से कब तक? 1500 से लेकर 1000 BC। अब इन 500 साल तक ब्राह्मण ऊंचे वर्ग पर है। इसको क्या हो गई? आदत हो गई हमेशा कहाँ पे रहने की। जैसे ही इसको नीचे लाने का प्रयास किया गया, यानी वैदिक कर्म कांडों पर चोट पहुंचाई गई। याद आया?
जैसे ही वैदिक कर्म कांडों पर चोट पहुंचाई गई, ब्राह्मणों का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा होगा। इस वर्चस्व को कम होता देख ब्राह्मणों ने क्या किया, एक साजिश की, कह सकते हैं साजिश। क्या साजिश? इन्होंने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये हमने नहीं बनाए हैं, ये ब्रह्मा ने बनाए हैं। भगवान ने ही ब्राह्मणों को ब्राह्मण बना के भेजा है, क्षत्रियों को क्षत्रिय और वैश्यों को वैश्य और शूद्रों को, यानी कोई ब्रह्मा के सर से निकल रहा है। याद आया पुरुष सूक्त? ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहां से बताई? सर से, ब्रह्मा के सर से। क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जांघों से और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से। ये हमारे द्वारा बनाई गई नहीं है बल्कि, और अगर ब्रह्मा का तुमने नियम का पालन नहीं किया तो भगवान तुमसे रूठ जाएंगे और तुमको क्या देंगे? जो व्यवस्था बनी है उसको बनी रहने देना। डरा दिया, भय। जैसे ही इस चीज को धर्म से जोड़ा, लोगों के मध्य क्या उत्पन्न हुआ? भय, कि मैं क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय में रहेंगे, हम वैसे हैं तो, हम शूद्र हैं तो। यदि हमने अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया तो हमसे ब्रह्मा रूठ जाएंगे। यानी एक डर, और ये डर आज तक हमारे मन में। तो वर्ण व्यवस्था से हम कैसे वर्ग व्यवस्था में आ गए? आ गए। अब जिसके घर में जो पैदा हुआ वही रहेगा। ब्राह्मण का लड़का, क्षत्रिय का लड़का, वैश्य का लड़का, शूद्र का लड़का। यानी ये स्थिति धीरे धीरे और जटिल हो गई, और जटिल होकर इसने किसका रूप ले लिया? जाति। अब ब्राह्मणों में भी तिवारी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, पता नहीं कौन कौन। क्षत्रियों में भी ठाकुर, चौहान, पता नहीं क्या क्या। वैश्यों में कोई श्रीवास्तव है, कोई माथुर है, कोई क्या है। शूद्रों में कोई जाटव है, कोई क्या है, कोई क्या है। ये भारत को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है। जाति व्यवस्था गुप्त काल में आई है। अरे हाँ, हाँ, किसने? जाति व्यवस्था, हाँ, गुप्त काल में आ गई। हाँ हाँ, वर्ण बताओ अपना, इसमें बताओ, तुम बताओ, तुम इसमें बताओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य, क्षत्रिय, मुस्कान, हम तो वर्ण में हम ब्राह्मण, जाति में तिवारी। किसने पीछा छोड़ा मेरा आज तक? किसने पीछा छोड़ा क्या? हम ब्राह्मण भी बज रहे हैं और तिवारी बज रहे हैं। कहाँ चली गई? तुम्हारे पापा क्या पहनते थे? शादी में क्या पहने हैं? तुम्हारे पापा की शादी हुई होगी, क्या पहने थे शादी वाले दिन? सही बताना। अरे फिर भी पूछा नहीं होगा। मेरे पिता ने अपनी शादी में सूट पहना, हमने अपनी शादी में सूट पहना। तो क्या सूट का कल्चर खत्म हुआ क्या? तो जो कल्चर एक बार शुरू हो गया वो खत्म तुम्हारी सांसों के बाद होगा। तो चाहे ब्राह्मण व्यवस्था, चाहे वर्ग व्यवस्था हो, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे जाति व्यवस्था, ये एज इट इज और बुरे रूप में हमारे सामने आती चली गई। तुम आओगे वैश्य में, व्यापारी। अब व्यापारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ व्यापार करोगे। ये सामाजिक सोपान में हम ऊपर नीचे आ रहे हैं। कितने क्षत्रिय सिर्फ युद्ध कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं है? ठाकुर अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं?
ठाकुर, वो है तो ठाकुर। ये पूछो अपने पृथ्वीराज चौहान से, वंशज निकाल लेगी। कहाँ से है वंश तुम्हारा? तुम्हारा वंश कौन है? पृथ्वीराज चौहान से है ना? देखो देखो, सच्चाई यही है। तुम्हारे पापा ने कभी हथियार उठाया? तो छतरी नहीं है क्या? वो है छतरी। ये सब चीजें चली आ रही हैं। अब क्योंकि हम आधुनिक भारत में पैदा हुए हैं, किसमें? अब राजतंत्र नहीं है, अब क्या है? तुमने यार हमें भटका दिया, बहुत टॉपिक से भटका दिया। हम कहाँ थे, कहाँ पॉलिटी में आ गए। राजतंत्र है, राजतंत्र नहीं ना, अब क्या है? लोकतंत्र में क्या मतलब होता है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अबे चुप हो जाओ, जनता का प्रतिनिधित्व। बताओ, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप यहां बैठे हैं तो एक वजह से बैठे हैं, वो अगर आपसे छीन लिया जाएगा तो आप यहां नहीं बैठ पाएंगे। अधिकार, राजतंत्र में किसी भी व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। यहां पर सिर्फ कर्तव्य है। राजा ने कहा कि आंखें निकालो, तो राजा ने आंखें निकाल ली। राजा ने कहा खड़े रहो, तो वो प्रजा खड़ी रहेगी। राजा ने कहा युद्ध में कूद जाओ, तो प्रजा कूद जाएगी। राजा ने कहा सो जाओ, सो जाएगी। राजा ने कहा खड़े रहो, वो खड़े रहेंगे। ये क्या है? यानी यहां पर अधिकार नाम की कोई चीज, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज हैं, जिसका पालन करना आपका धर्म है। राजा के आदेशों का पालन करना आपका धर्म है। इस वजह से अधिकार नहीं हुए। अब हम कहाँ आ गए? हम कहाँ आ गए? आधुनिक भारत, यानी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में आ गए हम, जहां में अधिकांश देश क्या हैं? लोकतांत्रिक। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान, वहां पर रहने वाले लोगों को अधिकार दे दिए। अब अगर कहा जाएगा सो जाओ, तो तुम जवाब पूछोगे क्यों? क्यों सो जाए हम? मेरा भी कुछ अधिकार है। तुमसे कोई कहेगा कि चलो पढ़ो, और तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं तो जवाब पूछ सकते हो, क्यों? अभी हम पढ़ के उठे। यानी जब आपके पास जवाब पूछने की शक्ति आ जाए, इसका मतलब आपके पास अधिकार आ गए। और जब अधिकार आएंगे तो आप एक सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेंगे। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट मतलब प्रजा। आप प्रजा नहीं, आप बल्कि क्या हैं? उस देश के नागरिक हैं। और नागरिक जैसे ही हो गए, आपके पास आपके अधिकार स्वतः आ गए। यही अंतर है प्रजा और नागरिक में। समझे मेरी बात? कहाँ थे हम? तुमने बहुत डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, कटवाना क्या है, ठीक है। अकबर का समाज हो गया। अब हम पढ़ेंगे अकबर के काल का लिटरेचर, साहित्य। अकबर एक तरफ साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, और दूसरी तरफ उसको संगीत में भी बहुत ज़्यादा, साहित्य में भी बहुत ज़्यादा रुचि है। वो लिटरेचर लिख तो नहीं रहा, खैर अनपढ़ है, बहुत लिखवा रहा है। इस वजह से अकबर के काल को लिटरेचर के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी अगर पूछा जाए मुगल काल में किस वंश को या किस काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, तो तुम क्या कहोगे? अकबर। अब स्वर्ण युग क्यों कह रहे हो? उसके पीछे कोई वजह होगी, तो क्या वजह है? इसके दरबार में कई सारे विद्वान रहे और उन्होंने कई सारे साहित्य की रचना की, जिनमें से पहला नंबर अबुल फजल। ठीक, अबुल फजल की किताब का नाम अकबरनामा। यानी अकबर के ऊपर लिखी गई किताब किसने लिखी? और अकबरनामा का तीसरा पाठ ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो पहले तुमको पता चले कि अबुल फजल किसके दरबार में है? अकबर के। उसकी किताब का नाम और अकबरनामा का तीसरा पाठ आईने। ये किसकी जानकारी दे रहा है? तो पूर्व तुम बोलोगे मुगल साम्राज्य की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है?
आईने अकबरिया किसके द्वारा लिखी गई? समझ गए? इसी के साथ साथ एक इतिहासकार है जिनका नाम बदायूनी है। समझ गए? पहला साहित्यकार अबुल फजल। दूसरा कौन है? इसकी किताब का नाम मुंतखब उल तवारीख। बहुत बार पूछा गया है। बदायूनी की बुक का नाम क्या है? मुंतखब उल तवारीख। फारसी शब्द है इसलिए अजीब सा लग रहा है। नाम क्या है? मुंतखब उल तवारीख। अब याद करो बदायूनी हमने कब पढ़ाया था? कुछ पढ़ा रहे थे कि प्रजा को अपने राजा से और राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई। हुमायूं पढ़ा रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब उल तवारीख में मोहम्मद बिन तुगलक का भी जिक्र किया था। लेकिन ये इतिहासकार किसके काल का है? अकबर के काल का। क्यों काल देखे होंगे? तो जरूरी है मोहम्मद तुगलक का इतिहास लिखने वाला मोहम्मद तुगलक के समय ही पैदा हो? अकबर क्या समकालीन है? कौन? बदायूनी। ये अकबर के समय आया, लेकिन जब आया तो लिखेगा इतिहास। इतिहास ऐसे किसका लिखा? मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग कब पैदा हुए? डेट ऑफ बर्थ? भाई साहब बैठे हैं, ये 2005 की पैदाइश हैं, और ये बड़े होकर आज से 10-20 साल बाद जब ये 40 साल के होंगे तो क्या ये जरूरी है कि 2005 से 2040 तक का इतिहास लिखें? ये हो सकता है 1990 का भी लिख लें, हो सकता है 1857 की क्रांति का लिख लें, नया रिसर्च करें 1857 की क्रांति पर और एक नया इतिहास लिख दें। तो क्या इनको कहोगे कि तो 1857 पैदा हुए? कहोगे क्या? ये पैदा तो उसी समय हुए ना। इतिहास कभी भी लिख सकते हो भाई। तो बदायूनी कब पैदा हो रहे हैं? मतलब बदायूनी किस समय आ रहे हैं? अकबर के काल में। लिख कब रहे हैं? मोहम्मद तुगलक का इतिहास लिख रहे हैं। मेरी बात समझे? तो मुंतखब तवारीख किसकी किताब है? बदायूनी। किसके दरबारी कवि हैं? अकबर के। इन्होंने हमेशा अकबर की क्या की? आलोचना की है, और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अकबर इतना महान होने के बावजूद भी बदायूनी अकबर की बुराई कर रहा है। तो यानी कैसा इतिहासकार है? आलोचनात्मक इतिहासकार है। ये हमेशा कमियां निकाल रहा है। अकबर ने ये नहीं किया, उसने कुछ सही कई सारे काम किए, लेकिन जो नहीं किया इसका ध्यान किधर जा रहा है? इस वजह से बदायूनी के अकबर के बाद जहांगीर ने इसके इतिहास लेखन को बैन कर दिया था कि ना ही कलम उठाओगे ना ही बुराई लिखोगे। तो पूछा क्या बदायूनी किसके काल का है? अकबर के काल का है। किताब का नाम? इसके इतिहास लेखन को किसने बैन किया? जहांगीर। दो समझ गए? तीसरा एक और है निजामुद्दीन अहमद। इनकी किताब का नाम है तबकाते अकबरी। क्या नाम है? तबकाते अकबरी। तो अबुल फजल अकबरनामा, बदायूनी, मुंतखब उल तवारीख, नासरुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी। ये तीन इतिहास के किसके दरबार में? ये क्या लिख रहे हैं? साहित्य लिख रहे हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया? स्वर्ण युग। किसका? साहित्य का। इसी के साथ साथ इनका नाम तो सुना ही होगा तुम लोग ने, ये तो सुना है ना? ये भी अकबर के समकालीन है। यानी जब अकबर भारत की धरती पर बैठा हुआ है तब उसी समय, और इन्होंने 1574 में क्या लिखी? रामचरितमानस। रामचरितमानस सबको पता है। इसके बाद तुलसीदास की और किताबें पूछी जाती हैं, तो तुम क्या बताओगे? तुलसीदास की किताब का नाम पार्वती मंगलम, गीतावली, रत्नावली। तो तुलसीदास की किताबों के नाम एक तो रामचरितमानस, दूसरा, तीसरा, चौथा एक और विनय पत्रिका। ये 5 किताबें किसने लिखी?
तुलसीदास ने। और भी लिखी है दोहावली, यार अब याद आता जा रहा तो फिर दोहावली। तो कई सारी किताबें किसने लिखी? तुलसीदास। किसके काल में? तो कैसा हो गया? गोल्डन पीरियड हो गया कि नहीं हो गया? किस लिहाज से? लिटरेचर के लिहाज से ना। इन्होंने अकबर के समकालीन तो रहे, लेकिन कभी भी अकबर का प्रश्रय प्राप्त नहीं किया। मतलब इन्होंने अकबर से कोई भी सेवा नहीं की। आपका काम अलग है और हमारा इतिहास लेखन का काम अलग है। कभी भी अकबर से ना ही इन्होंने पैसे लिए, ना ही इनके दरबार में जी हुजूरी की, अपने घर में बैठे रहते थे और किताबें लिखते रहते थे। लेकिन नाम किसका होगा? ये भारत की धरती पर किसके कौन बैठा हुआ है? अकबर। तो अकबर को ही, अकबर के काल को ही गोल्डन पीरियड कहा जाता है। किसका? कितने लोग हो गए? हाँ, सूरदास भी हैं अभी। पहला कौन है? अबुल फजल। किताब का नाम अकबरनामा या आईने अकबरी। दूसरा बदायूनी। किताब का नाम मुंतखब उल तवारीख। तीसरा निज़ामुद्दीन अहमद। किताब का नाम तबकात अकबरी। चौथा तुलसीदास। किताब के नाम रामचरितमानस, पार्वती मंगलम, गीतावली, रत्नावली, विनय पत्रिका और दोहावली। बस एक चीज़ याद रखना कि इन्होंने कभी भी अकबर की संरक्षण में नहीं गए, वो कभी भी उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं लिया अकबर का। जो भी काम किया घर में बैठ के अलग से किया। ठीक है। साथ ही साथ और कौन है? इनका नाम भी सुना होगा। सूरदास भी अकबर के समकालीन थे। इनकी किताब का नाम बताओ। इनको तो बता दो यार। कक्षा 6, 7, 8 पढ़ते चले आ रहे सूरदास। कौन है? सूर सारावली। और बहुत सही, बहुत बढ़िया। सूरदास की किताब के नाम नहीं याद है? वाह। तुम अपने बच्चों को क्या पढ़ाती हो? क्या पढ़ाती हो? सच इंग्लिश? अच्छा अच्छा। 6 महीने बाद तुम्हारा ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। सूर सारावली, दूसरा सूर सागर, और तीसरी साहित्य लहरी। किसकी किताबें हैं ये? तो कितने ग्रंथ लिख दिए गए अकबर के काल में? पहला अकबरनामा, दूसरा मुंतखब उल तवारीख, हाँ 11 लिख दिए गए। तीसरा तबकात ए अकबरी। चौथा रामचरितमानस। पांचवा पार्वती मंगल। फिर रत्नावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, सूर सारावली, सूर सागर, और आखिरी में साहित्य लहरी। ये थे अकबर के काल के प्रमुख साहित्य। इस वजह से अकबर के काल को साहित्य का गोल्डन पीरियड कहा गया। मेरी बात समझे? अब अकबर के दरबार में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कि जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न थे, याद आया? कौन कौन थे? ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन। कालिदास, अमरदास, मेघातिथि। कालिदास, अमरदास, ये दोनों कौन है? साहित्यकार हैं। और बताओ? वरामिहिर, छपड़क, बाणभट्ट, छपड़क, घटकरपक, धन्वंतरी, बेताल भट्ट और शंकु। शंकु क्या है? शंकु का प्रोफेशन क्या है? वास्तु का। छपड़क क्या है? बरहमीर कौन है? बेटा हम कुछ भी पूछ सकते कभी भी, तो ये मत सोचो अभी मुगल पढ़ा रहे हैं तो हम प्राचीन नहीं पूछेंगे।
हम पूछ सकते हैं, हमसे बच के रहना है तो याद करना पड़ेगा। तो जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे, वैसे ही अकबर के कलमा का दरबार में भी 9 रत्न है। कौन कौन से? तो पहला, अकबरनामा का रचयिता कौन है? अबुल फजल। कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा, अकबर को हमेशा सहायता देने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए कौन है? बीरबल। राजा बीरबल, इनका नाम रियल नाम है महेश दास। तीसरे कौन है? अबुल फजल के भाई अबुल फैजी। तीन हो गए। चौथा, राजा टोडरमल। कौन है ये? पांचवा अभी सब बताते हैं, मानसिंह। चौथा, छठा, अब्दुल रहीम खान खाना। सातवां, मुल्ला दो प्याजा। हाकिम हुकाम। नवा कौन है भाई? अबुल फजल हो गए, बीरबल हो गए, अबुल फैजी हो गए, टोडरमल हो गए, मान सिंह हो गए, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा। एक कौन है? देखो भाई देखो, एक कौन है इस समय? हाँ अरे, राम तनु पांडे। तानसेन। एक बार देखो, इसमें से आप किसके किसके नाम जानते हैं? अबुल फजल के नाम अभी जान गए, बीरबल का नाम सुना हुआ है, मान सिंह का नाम अभी, टोडरमल, अबुल फैजी, अब्दुल रहीम खान का नाम, मुल्ला दो प्याजा, हाकिम हुकाम, तानसेन। इसकी फोटो खींचो, एक एक की चर्चा करेंगे अभी, बताते रहना कौन कौन है। अब एक एक करके ले आए, इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लें। तो पहला कौन? अबुल फजल। किताब का नाम अकबरनामा। जितनी बार रिपीट करोगे मन में उतनी बार याद होगा। या इसका तीसरा भाग क्या कहलाया? आईने अकबरी। इसके पिता का नाम क्या है? शेख मुबारक। ठीक है। इसको अकबर ने उपाधि दी, कौन सी उपाधि? तो आप कहेंगे कविराज। इसके भाई को भी कविराज का, इसको भी कविराज का। तो भाई कौन है? फैजी। अबुल फजल की उपाधि किसने दी? अकबर ने। क्या कहा? कि आप कवियों के कवि हैं। ठीक। इसके बाद दूसरा कौन है? बताते रहो। राजा बीरबल। ये अकबर को सहायता और सलाह मशवरा देने के लिए कौन है? बीरबल। इसका रियल नाम महेश दास। याद करो, जब अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाया, कब बनाया? 1581। इस दीन इलाही धर्म में एकमात्र हिंदू कौन? यानी दीन इलाही अकबर का जो धर्म है, क्या नाम है? अकबर ने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम दीन इलाही। इसमें कुल 18 लोग शामिल हुए और इस 18 में से एकमात्र हिंदू हमारे भाई साहब बीरबल हैं। ठीक। इनको अकबर ने क्या उपाधि दी? कवि प्रिय। कविराज कोई और है, कवि प्रिय। कविराज कौन? अबुल फजल। कवि प्रिय कौन? कंफ्यूज मत होना, ये कौन है? कवि प्रिय। कविताएं लिख रहे हैं, कविताएं किसी और नाम से लिख रहे हैं। कविताएं लिखने में इनके कविता के नीचे बीरबल नाम नहीं लिखा रहता था, या महेश दास नहीं लिखा रहता था, या कवि प्रिय नहीं लिखा रहता था।
ये श्री ब्रह्मा के नाम से कविताएं लिखते थे। यानी जब कविताएं लिख रहे हैं तो इनका नाम क्या चेंज हो रहा है? श्री ब्रह्मा। अब ये बताओ, कोई एक व्यक्ति है जो किसी अन्य नाम से कविताएं लिखता था, तुगलक वंश का, ऑप्शन दो। ऑप्शन नहीं, ऐसे बताओ, ऑप्शन दे। चलो, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासरुद्दीन महमूद। हमें लगा था बता दोगे। मोहम्मद बिन तुगलक उतना ही गलत है जितना सूरज पश्चिम से निकलता है। बेहोशी, अगले साल 26 मई को यूपीएससी का पेपर। गुल्लुखी नाम से कविताएं कौन लिख रहा है? गुल्लुखी। फिरोज शाह तुगलक लिख रहा है भाई साहब। याद रखो ये सब चीजें। तो जब बीरबल कविताएं लिख रहे हैं तो बीरबल अपने नाम से कविताएं, बीरबल महेश दास के नाम से कविताएं नहीं, बल्कि जब कविताएं लिख रहे हैं तो उनका नाम क्या आ रहा है? श्री ब्रह्मा। ठीक। बीरबल कविताएं लिखने के साथ साथ अकबर को सलाह मशवरा देने के साथ साथ ये बहुत अच्छे सेनापति भी थे। जब अकबर अभियान करेगा तो सेनापति के रूप में किसको भेजेगा? और अकबर ने भेजा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक यूसुफ जाई कबीला है। क्या नाम है? यूसुफ जाई। इस कबीले को हराने के लिए बीरबल को भेजा गया। कहां पर? और वहीं पर इनकी डेथ हो गई। तो बीरबल की डेथ कहां हुई? अफगानिस्तान। समझ गए? कितनी चीजें याद करोगे बीरबल पर? पहला, रियल नाम क्या है? महेश दास। उपाधि क्या है? कवि प्रिय। कविताएं लिख रहे हैं किस नाम से? श्री ब्रह्मा के नाम से। और यूसुफ जाई कबीले के खिलाफ जब अभियान में गए तो वहां पर इनकी हत्या कर दी गई। कितने हो गए? दो। दो हो गए ना? तीसरा कौन है? फैजी। तो फैजी किसका भाई है? अबुल फजल का। और किसका लड़का है? शेख मुबारक का। इसको भी अकबर ने क्या कहा? क्या कहा? कविराज। इसके साथ साथ अकबर ने इसको मलिक उस सौरा की उपाधि भी दी। कौन सी उपाधि? और ये इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने मलिक उस सौरा की उपाधि किसे की? इसका मतलब महान कवि। कौन है? अबुल फैजी। फैजी शुरुआत में कवि, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये फिलोसफर बन गया। ठीक है। फिलोसफर बनने से पहले उसको कोई गुरु चाहिए, तो गुरु है मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस के संपर्क में आकर फैजी ने कविताएं लिखना बंद कर दिया और क्या बन गया? दार्शनिक। है? वो दर्शन लिखने लगा। अब कविताएं लिखना बंद कर दिया और जीवन का दर्शन के बारे में बातें करने लगा। मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, जन्म मृत्यु के जंजाल से कैसे बाहर आएंगे, ये सब बातें करने लगा। तो पूछा जाएगा कवि से दार्शनिक कौन बना? अबुल फैजी। कौन है ये? अकबर के 9 रत्नों में से एक। किसका भाई? अबुल फजल का। किसका बेटा? अकबर ने इसको कौन सी उपाधि दी? मलिक उस सौरा। समझ गए? चौथा कौन है? गुजरात का अभियान हुआ कब हुआ? 1576। ऑप्शन में आएगा 1576 और टिक होगा 1576, 1572। यानी जब 1572 में अकबर ने गुजरात जीता, यहीं पर उसने क्या देखा था? समुद्र देखा। गुजरात जीतने के बाद अकबर ने
पूरे भारत में भूमि व्यवस्था की नई नई चीजें सोचना करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? कि हम अपने साम्राज्य की भूमि से कितना कर लेंगे, और इस भूमि व्यवस्था को सही से मतलब बनाने के लिए किसको नियुक्त किया गया? टोडरमल। समझ गए? तो अकबर ने जो भूमि व्यवस्था लागू की वो किसने बनाई है? और इसी भूमि व्यवस्था को टोडरमल ने क्या कहा? आईने दहशाला। जब आर्थिक व्यवस्था पढ़ाएंगे अकबर की ना तो बताएंगे। आईने दहशाला क्या है? भूमि व्यवस्था है। मतलब टोडरमल ने पिछले 10 साल की रिकॉर्ड निकाले। किसके? इस लैंड के। मान लो ये लैंड है, इस लैंड के पिछले 10 साल की रिकॉर्ड निकाले। कितने साल के? और निकाल के देखा, जैसे मान लो 2025 चल रहा है अभी, आईने दहसाला क्या कह रही है? यानी टोडरमल ने पहले क्या किया कि पिछले 10 साल के रिकॉर्ड निकाले। यानी कब से? 2015 से। 2015 से जैसे इस क्लास की लैंड के रिकॉर्ड निकाल लिया उसने, और देखा कि 2015 में इस पर कितना टैक्स गया, 2016 में कितना गया, 17 में कितना गया, 18 में कितना गया, और ऐसे ऐसे 25 में कितना गया। और इस 10 साल का रिकॉर्ड टैक्स निकालकर इसका एवरेज निकाला। नहीं समझे? और आने वाले साल में उस एवरेज को ही क्या हो गया? और 10 साल का एवरेज निकाल के आने वाले साल के लिए क्या लगा दिया कि अब इस भूमि का मालिक उस एवरेज के हिसाब से टैक्स देगा। इसी को क्या कहा? आईने दह। 10 साल का रिकॉर्ड क्या है? ये भूमि व्यवस्था। इसको लागू करने का श्रेय किसको गया? टोडरमल ने लागू बनाया, और इससे अकबर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अकबर क्या हो गया? जब अकबर इसके टोडरमल के कार्यों से खुश हो गया तो अकबर ने इसे दीवाने आला की उपाधि दी। क्या कहा? दीवाने आला। और इसको 7,000 का मनसब दे दिया। समझ गए? तो आईने दहसाला लागू करने के बाद सबसे पहले कहां लागू हुई आईने दहसाला? गुजरात। सबसे पहले आईने दहसाला कहां लागू हो रही है? गुजरात के बाद जब गुजरात में सफल हो गई तो पूरे भारत में लागू। उसके इस काम से, टोडरमल के इस काम से अकबर खुश हुआ, और उसने क्या कह दिया? उसको दीवाने आला कहा, और 7,000 का मनसब भी, और अपना प्रमुख सेनापति बना दिया। किसको? टोडरमल को। आगे बात समझ में? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कौन है? मान सिंह। मान सिंह कौन है? वैसे कौन है मान सिंह? भारमल का बेटा। ये मेवाड़ यानी आमेर के शासक भगवान दास का पुत्र है। यानी आमेर के शासक कौन है? पहले भारमल। भारमल का बेटा कौन है? और भगवान दास के बेटा कौन है? मान सिंह। इस मान सिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था। इसको अकबर ने उपाधि दी मिर्जा राजा। क्या उपाधि दी? ये उपाधियां कभी ना कभी यूपीएससी पूछ लेगा। तो मिर्जा राजा किसकी उपाधि? और अकबर ने मान सिंह को ही फरजंद कहकर पुकारा। क्या कहा? फरजंद का मतलब वो मेरा फरजंद है। इसका क्या मतलब है? अरे यार, पुत्र है। यानी अकबर ने इसको क्या कहा? मान सिंह को क्या कहा? अपना बेटा। और क्या उपाधि दी? फरजंद। याद रखोगे? पक्का? ये है मान सिंह। मान सिंह को जैसे ही 7,000 का मनसब दिया, इसको काबुल का पहला सेनापति बना दिया। कहाँ का? अब ये बताओ, काबुल अकबर ने कब जीता है? नहीं, इन लोग को पढ़ाया है हमने। बताओ, काबुल कब जीता अकबर ने? ऑप्शन दे।
1581, 1586, 1591 और 1576। हल्दी घाटी है ये भाई। 86 कश्मीर है भाई। 81 में काबुल जीता, और जैसे काबुल जीता काबुल का प्रमुख सेनापति बना के किसको भेज दिया? मान से। बात समझ गए? पक्का? इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना। ये कौन है? तो बैरम खां का पुत्र है, याद आया? बैरम खां का पुत्र और सलीमा बेगम का पुत्र, यानी बैरम खां और सलीमा बेगम से कौन सा पुत्र आया? जब बैरम खां की हत्या कर दी गई, कब? 31 जनवरी 1561 बैरम खां मार दिए गए। तो बैरम खां को मारने के बाद अकबर ने इनकी विधवा सलीमा बेगम से शादी की और इसके बेटे को अपने 9 रत्न में शामिल कर लिया। ठीक है। अकबर का सेनापति कौन है? बैरम खां। ये अपनी शक्ति बहुत बढ़ा रहा था। राजा अकबर है, लेकिन अकबर कम शक्तिशाली है और बैरम खां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है। ऐसे में अकबर इनसे चिढ़ेंगे और इसको मरवा देंगे। जैसे बैरम खां की हत्या हुई, इसकी पत्नी से अकबर शादी कर लेगा और इसके बेटे को अपने 9 रत्न में शामिल कर लेगा। समझ गए? नेक्स्ट कौन है? हैं? यार अब तो यार कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी मम्मी शादी कर रहा हो तो कहीं तो रख दो उसको। नहीं करोगे? पापा को मार दिया है, 9 रत्न में शामिल कर लो उसको। नेक्स्ट कौन है? कौन है? तानसेन। मुल्ला दो प्याजा छोड़ो, ये खाना खाते तो प्याज मांगते थे हर चीज में, इसलिए इनको मुल्ला दो प्याजा खा जाने लगा। कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट हाकिम हुकाम। ये कौन है? हाकिम हुकाम। अरे हाँ भाई, हाकिम हुकाम के बारे में कहा जाता है कि अकबर की रसोई का ये मुख्य शेफ था, खाना अच्छा बनाता था। तो इसके खाने बनाने से प्रभावित होकर अकबर ने इसको क्या कर दिया? अपने 9 रत्न में शामिल कर दिया। अच्छा शेफ था, खाना बहुत बढ़िया बनाता था। अकबर जब खाना खाता तो यही हाकिम हुकाम ही खाना बना रहे हैं। लास्ट रामतनु पांडे। इनको ही अकबर ने क्या कहा? तानसेन। अकबर के दरबार में आने से पहले रामतनु पांडे कहां पर हैं? तो ये रीवा के शासक रामचंद्र के दरबारी कवि हैं। ये सब क्लास हो चुकी है। जब कालिंजर जीता है अकबर ने, तो कालिंजर से रामतनु पांडे को अपने दरबार में ले आया और इनसे बहुत प्रभावित होकर इनको कौन सी उपाधि दी? तानसेन। इसके साथ साथ तानसेन को अकबर ने एक अन्य उपाधि दी। क्या दिया? और कहा कि आप कंठाभरण वाणी विलास हैं। ये उपाधि किसकी है? कंठाभरण वाणी विलास। जब आप गाते तो बिल्कुल गला भर जाता है, यानी अगर गाएंगे तो आदमी सामने वाला रोने लगता था। कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है। इन्होंने एक नए राग की स्थापना की, मियाँ की थोड़ी मियाँ की राग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये राग किसने बनाया? तो इसके आविष्कारक हैं तानसेन। ठीक है। इनके गुरु का नाम हरिदास। समझ गए? बस 2 सेकंड में रिपीट करो हमने क्या क्या पढ़ा आज मन के अंदर। हमने आज पढ़ा है अकबर की काल का समाज, साहित्य और अकबर के 9 रत्न। तो जब हम समाज पढ़ रहे थे तो अकबर के समाज में हिंदू समाज कितने भागों में बटा हुआ है? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा 2 अन्य नए वर्ग आ गए। तो पहला गिलदार है और दूसरा बेलदार। गिलदार का मतलब जो चुनाई कर रहे हैं, चूने का काम कर रहे हैं, और बेलदार का मतलब जो ईंट बना रहे हैं। समझ गए?
जैसे ही इसने हिंदू समाज को बांटा, हुमायूं ने मुस्लिम समाज को भी 3 भागों में बांट दिया था। वही परंपरा चली आ रही थी अकबर के काल में। तो 3 समाज कौन इस्लाम के? पहला अहले दौलत, अहले सादात, अहले मुराद। अहले दौलत में राज परिवार और प्रशासनिक अफसर हैं। अहले मुराद में डांसर, सिंगर और म्यूजिशियन हैं। अहले सादात में जो कुरान से संबंधित है, मौलवी, सद्र, काजी, उलेमा। ठीक, ये था अकबर के काल का समाज। बहुत बढ़िया चल रहा था समाज। के बाद हमने अकबर के लिटरेचर को देखा। तो जब लिटरेचर को देखा तो ये पाया गया कि अकबर के काल को लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो कहेंगे तो कोई आधार होगा। आधार में हमने क्या देखा? तो इसके दरबार में अबुल फजल है जिसने अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की, और अकबरनामा के तीसरा पार्ट क्या कहलाया? आईने अकबरी। अबुल फजल के बाद बदायूनी। बदायूनी की किताब का नाम मुंतखब उल तवारीख। ये आलोचनात्मक इतिहासकार हैं और अकबर की आलोचना कर रहे हैं। तीसरे निज़ामुद्दीन अहमद, जिनकी किताब का नाम तबकाते अकबरी। इसके साथ साथ तुलसीदास भी अकबर के समकालीन हैं, जिनकी कितनी किताबें हैं? 6-7 किताबें। रामचरितमानस, गीतावली, रत्नावली, दोहावली, पार्वती मंगलम और विनय पत्रिका। तुलसीदास के साथ साथ सूरदास भी अकबर के समकालीन है। और सूरदास ने 3 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली। इस आधार पर देखा गया कि अकबर का जो काल है वो साहित्यिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा उन्नत हो चुका है। ठीक, फिर इसके बाद हमने अकबर के 9 रत्नों की चर्चा की। तो अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों को सुशोभित कर रखा है। पहला अबुल फजल, दूसरा बीरबल, तीसरा तानसेन, चौथा फैजी, 5वां टोडरमल, 6ठा मानसिंह, 7वां मुल्ला दो प्याजा, 8वां बी अब्दुल रहीम खान काना और 9वां हाकिम हुकाम। सबके अलग अलग प्रोफेशन है और सब अपने अपने काम बढ़िया से खूबसूरती से कर रहे हैं और अकबर को खुश करने का प्रयास। अंततः 1605 में अकबर की डेथ होगी और डेथ के बाद कौन आ जाएगा गद्दी पर? जहांगीर। ये अकबर का पुत्र है। समझ गए? उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल हम लोग।